ठीक है, एक्सेप्शन में हमने ये पहला ही देखा था कि एसिड रिएक्ट्स विद मेटल टू फॉर्म सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करेगा। तो जनरली जो अपने पास में फॉर्मूला बना वो इस तरीके से बना कि मेटल एसिड से जैसे रिएक्ट किया तो वाटर और हाइड्रोजन गैस फॉर्म कर दिया। सेकंड हमने कहा एक्सेप्शन HNO3। HNO3 का क्या एक्सेप्शन था कि जब आप HNO3 का रिएक्शन किसी मेटल के साथ में करवा देते हैं, है ना, तो वाटर तो प्रोड्यूस होता है, सॉरी सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस देता है ना, तो सॉल्ट तो देता ही है, प्लस में हाइड्रोजन गैस ना देके वाटर दे देता है। ठीक है, तो केवल ये एक एक्सेप्शन था कि HNO3 बेस एसिड जो मेटल से रिएक्ट करने के बाद में सॉल्ट एंड वाटर को प्रोड्यूस करता है, जबकि जनरली करेक्टर्स होता है कि एसिड रिएक्ट करता है जब भी मेटल से तो आपको वो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस देता है। क्लियर है? अब ये ऐसा ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि ये है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यह है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब हुआ कि ये ऑक्सीजन को प्रोवाइड करवाने वाला है, प्रोवाइडर। ठीक है, तो ऑक्सीजन को प्रोवाइड करवा देता है। तो हम क्या देखते हैं, ये ऑक्सीजन को प्रोवाइड करवा देगा और हाइड्रोजन जो रहेगा वो कहाँ से, एसिड से निकलेगा H+। ठीक है, और H2O ये दे देगा, तो ऑक्सीजन इसे मिल जाएगा और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर लास्ट में क्या बना लेंगे, H2O, वाटर को फॉर्म कर लेंगे। तो इस तरीके से HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से जो हाइड्रोजन वहां से जो रिमूव हो रहा होता है उसके साथ में ऑक्सीजन रिएक्ट कर जाता है और हाइड्रोजन गैस ना बन के, जैसे यहाँ हाइड्रोजन गैस रिमूव हो रहा था तो इस हाइड्रोजन गैस को क्या कर देगा, वो एसिड इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा देगा, तो हाइड्रोजन गैस ना निकल के यहाँ से H2O निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा। हम कहेंगे कि HNO3 एक्सेप्शन है, इसके साथ में मेटल रिएक्शन करवाओगे तो हाइड्रोजन गैस ना निकल के वाटर निकलेगा। बट हमने कहा कि इसके अंदर अगर आप मैग्नीशियम या फिर मैग्नीज की रिएक्शन वेरी डाइल्यूट मतलब 1% या फिर हम कहें 2% HNO3 के साथ में करवाते, वेरी डाइल्यूट के साथ में करवाते, ठीक है, वेरी डाइल्यूट के साथ में करवाएंगे तो ये रिएक्शन हो जाएगा, तब आपको सोल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस भी मिल जाएगी। ठीक है, तो एक यही केस है। अगर पूछा जाए कि डाइल्यूट HNO3 के साथ में ऐसे कौन से मेटल्स हैं जो हाइड्रोजन गैस देते हैं, तो हम कहेंगे मैग्नीज और मैग्नीशियम। तो दो मेटल्स ऐसे हैं जो वेरी वेरी डाइल्यूट HNO3, यहाँ 1% 2% HNO3 का मतलब है 1% HNO3 का कंसंट्रेशन है या इसका क्वांटिटी जो है 1% है, बाकी 99% क्या है, वाटर है। 2% मीन्स 2% इसका अमाउंट है, बाकी 98% क्या है, वाटर है। तो मतलब बहुत डाइल्यूट है, तो वेरी वेरी डाइल्यूट के साथ में मैग्नीशियम और मैग्नीज का रिएक्शन करवाएंगे तो सोल्ट एंड हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, क्योंकि फिर इसके पास में वाटर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो ऑक्सीजन इतना दे नहीं पाएगा, तो ऑक्सीजन नहीं दे पाएगा तो हाइड्रोजन रिएक्ट नहीं कर पाएगा, तो केवल और केवल हाइड्रोजन गैस बाहर हो जाएगी। बट अगर नॉर्मली अगर अपने को कहे कि मेटल का HNO3 के साथ में रिएक्शन करवाओ तो हम कहेंगे कि वो H2O प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा देगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वाटर फॉर्म कर लेगी। तो एक तो ये एक्सेप्शन था अपना इंपॉर्टेंट। ठीक है, हटाएं। चलो, सेकंड एक्सेप्शन हमने पढ़ा था बेस के बारे में, ये तो एसिड में था। ठीक है, सेकंड एक्सेप्शन हमने पढ़ा था कि बेस का डेफिनेशन अगर हम देने जाएं तो एक्चुअल में हम कहते हैं कि ये मेटल ऑक्साइड है, ठीक है, या हम इसको मेटल ऑक्साइड एंड मेटल हाइड्रोक्साइड भी कह सकते हैं, हाइड्रोक्साइड। जनरली अगर हम सिंपली एक डेफिनेशन देना चाहिए तो हम इसका डेफिनेशन दे सकते हैं, है ना, कि अगर मेटल ऑक्साइड हो मतलब मेटल और ऑक्सीजन, मेटल ऑक्साइड, मेटल और OH हाइड्रोक्साइड, मेटल और हाइड्रोक्साइड हो तो मेटल हाइड्रोक्साइड, तो अगर इस तरीके से हम उनको बेस कर देंगे। बट हमने देखा कि काफी जगह तो ये मैच कर रहा था, जैसे हमने बात किया ZnO, तो Zn इज मेटल
Zn इज मेटल, ऑक्सीजन इज नॉन मेटल, सॉरी ऑक्सीजन इज ऑक्सीजन, तो ऑक्साइड हो गया, मेटल ऑक्साइड बना ना, मेटल ऑक्साइड बना मतलब जिंक ऑक्साइड बना। ठीक है, इसी तरीके से हमने मैग्नीशियम के साथ में करवा दिया, हमने कहा MgO, हमने कहा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। आप मैग्नीशियम का इसे बना सकते हैं, मैग्नीशियम OH का होल ट्वाइस बना सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, देखो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड मतलब मेटल ऑक्साइड है, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मतलब मेटल हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मींस मेटल हाइड्रोक्साइड है। तो ये सारे के सारे क्या है, बेस है। तो काफी जगह से ये डेफिनेशन काम कर रही थी, बट हमने कहा कि कुछ कुछ ये कंफर्मली डेफिनेशन नहीं है ना, बस श्योर डेफिनेशन नहीं है, हम ये कहेंगे श्योर डेफिनेशन नहीं बना सकते, इसकी वजह से इस वजह से हम श्योर डेफिनेशन नहीं बना सकते। जैसे हम PbO2 की बात करेंगे तो PbO2 क्या करेगा, PbO2 आगे जाके, है ना, जैसे ये HCl से रिएक्ट करेगा, HCl से रिएक्ट करने के बाद में ये बन जाएगा PbCl2, ठीक है, फिर H2O और प्लस Cl2 बाहर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे PbCl2 क्या कर रहा है, सोल्ट भी बना रहा है, वाटर भी बना रहा है, क्लोरीन भी बना रहा है। बट एक कंफर्मली डेफिनेशन देखें, एक श्योर डेफिनेशन देखें हम, तो श्योर डेफिनेशन ये हो जाएगी कि जब भी बेस बेस किसी एसिड से रिएक्ट करेगा, किसी एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सोल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं बनाएगा, तो फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर ओनली, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि बेस हम किसको कहें, तो वी सब्सटेंसेस टू रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर ओनली, दैट सब्सटेंसेस इज कॉल्ड बेस। क्लियर है, क्लियर है, इस तरीके से हम बना सकते हैं डेफिनेशन इसका। तो एकदम श्योर डेफिनेशन जो है वो ये है। बाकी मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड को हम जनरली कह सकते हैं, काफी जगह पे ये फॉलो हो रही है चीज, बट ये हर जगह नहीं हो रही, जैसे PbO2 के केस में वो फॉलो नहीं हो रही है। ठीक है, तो अगर देखा जाए, अगर पूछा जाए कि ऐसा एक मेटल ऑक्साइड बताइए जो बेस नहीं हो, तो हम बता सकते हैं PbO2 इज ए मेटल ऑक्साइड बट नॉट ए बेस, बता सकते हैं। तो ये दो एक्सेप्शन हमने देखे थे कल, क्लियर है। चलो फिर हटाएं, चीजें क्लियर हो गई है यहां से। बेस बेस हम किसको कहेंगे, बेस कहेंगे कि ऐसे सब्सटेंसेस जो एसिड से रिएक्ट करने के बाद में सोल्ट एंड ओनली वाटर, सोल्ट एंड ओनली वाटर, इसके अलावा अगर थर्ड कोई भी चीज देता है अपने को, हम उसको बेस नहीं कहेंगे। क्लियर है ना। नेक्स्ट लिखें टाइप ऑफ बेस, टाइप्स ऑफ बेस। ठीक है, टाइप ऑफ बेस में हम टू टाइप कर लेंगे, पहला कर लेंगे सोल्यूबल बेस, सेकंड हम कर लेंगे इनसोल्यूबल बेस। ठीक है, सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल बेस कर लेंगे। तो इसके अंदर कुछ एग्जांपल्स हो जाएंगे, जैसे NH4OH हो गया, ठीक है, और क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे KOH हो गया, तो वाटर के अंदर सोल्यूबल है ना। तो कुछ एग्जांपल्स है तो उनको तो अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना। जैसे K2O हो गया, H2O तो कैसे होगा, बेस के लिए अपने को क्या चाहिए, मेटल। ठीक है, तो K2O हो गया, है ना, K2O मीन्स पोटेशियम ऑक्साइड, तो मेटल ऑक्साइड है ना, तभी तो ये क्या बना है, बेस बना। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या है, ये सारे के सारे बेस हैं। ठीक है,
आप यहाँ पे और क्या बता सकते हैं, आप यहाँ पे NaOH बता सकते हैं, बहुत सारे बेस बना सकते हैं हम। मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड बना सकते हैं। और क्या बना सकते हैं? सोडियम ऑक्साइड का बना सकते हैं हम, Na2O बना सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना सकते हैं। ठीक है। ये K2O है, वो K2O पोटेशियम ऑक्साइड, वो तो गलत लिख लिया होगा तूने। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हो जाएंगे। अच्छा, जो अच्छे से सोल्यूबल हो रहे हैं वाटर के अंदर या अच्छे से डिजोल्व हो रहे हैं, उनको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। उनको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। और जो मान लो पार्शियली अगर सोल्यूबल हो रहे हैं, मतलब कुछ कुछ पार्ट उनका सोल्यूबल हो रहे हैं, वो कुछ पार्ट्स में सोल्यूबल हो रहे हैं, तो ऐसे जो एसिड बेस होंगे जिनको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो पहला हो जाएगा अपना स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, और सेकंड हो जाएगा अपना वीक बेस। ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस में तो तुम सबसे ज्यादा यही ध्यान रखना कि रिएक्टिविटी सोडियम की सबसे ज्यादा है, पोटेशियम की भी ज्यादा है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया एक। तो आप यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को भी कह सकते हो कि ये भी क्या है, सॉरी, स्ट्रॉन्ग बेस है ना। स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जाम्पल डाल रहे हैं यहाँ पे, KOH। समझ में आ गया है? ठीक है। तो इनको तो अपने को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा लर्न रखना पड़ेगा इनको। तो वीक बेस जो पार्शियली सोल्यूबल हो रहे हैं, है ना, जो अच्छे से सोल्यूबल नहीं हो पाते, तो NH4OH हो गया जैसे, है ना। और एग्जाम्पल हो जाएगा इसका NH4OH से एग्जाम्पल किस में आएगा, आपका वीक में आ जाएगा। इसी तरीके से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है। तो इस तरीके से हम कुछ एग्जांपल्स कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिड कौन से। अच्छा, ये जो हमने डिवाइडेशन किया है सोल्यूबिलिटी के अकॉर्डिंग किया है, कि जो अच्छे से सोल्यूबल हो रहा है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, और जो अच्छे से सोल्यूबल नहीं हो रहा है, मतलब पार्शियली सोल्यूबल हो रहा है, वो उसको हम क्या बोल रहे हैं, वीक बेस बोल रहे हैं। क्लियर है ना। सोल्यूबल होने का मतलब ये है यहाँ से कि वो OH मतलब हाइड्रोक्साइड, है ना, हाइड्रोक्साइड या अपना ऑक्सीजन कितना आसानी से देता है, मतलब वाटर में डालते ही वो टूट जाता है, तो सोल्यूबल हो रहा है ना। तो सोल्यूबिलिटी के अकॉर्डिंग तो जितना आसानी से OH देता है, जैसे सोडियम बहुत आसानी से OH दे देता है, तो इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। वीक होगा कि ये OH हम्म नहीं, वीक का मतलब ये है कि वो पार्सली सोल्यूबल है। तो पार्सली सोल्यूबल तो इनसोल्यूबल में कैसे लिखोगे तुम? इनसोल्यूबल का मीन्स तो ये हो गया कि उनको वाटर में डाल तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, डिजोल्व नहीं हो रहे, है ना। इसमें मतलब पार्शियली भी अगर डिजोल्व होगा तो हम उसको वीक में रखेंगे, बट वो तो इसी में रखेंगे सोल्यूबल बेस में, क्योंकि सोल्यूबल तो है बट पार्शियली है। इसमें तो वो आ जाएंगे जो बिल्कुल भी सोल्यूबल नहीं है। तो सोल्यूबिलिटी के बेस पर भी हमने क्या कर लिया, बेस को 2 टाइप में डिवाइड कर लिया, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस में NaOH और KOH भी ध्यान में रखोगे तो 2 बहुत है, सबसे ज्यादा यूज होंगे। और इधर भी आप NH4OH या CaOH को भी ध्यान में रख सकते हैं। क्लियर है? तो आगे चलें। अच्छा, जो वाटर में सोल्यूबल बेस जो होते हैं, है ना, ऐसे बेस जो वाटर में सोल्यूबल हो जाएं, तो इनको बोलते हैं एल्कलाइन एल्कलाइन बेस। इनका एक नाम और मिल जाता है अपने को, एल्कलाइन बेस। ठीक है। तो बना सकते हैं इसका डेफिनेशन, ऐसे बेस जो वाटर में सोल्यूबल हो, उन सभी बेस को हम क्या बोलेंगे, एल्कलाइन बेस। ठीक है। और एल्कलाइन बेस को हम क्या लिखेंगे, डेफिनेशन लिखना चाहेंगे तो हम लिख देंगे all the soluble base all the soluble base are called alkaline base। ठीक है, हो जाएगा।
ठीक है, सोल्यूबल बेस में भी ये सभी आ रहे हैं, बट इनमें भी कुछ सोल्यूबल है, कुछ ज्यादा सोल्यूबल है, कुछ कम सोल्यूबल है, मतलब कुछ अच्छे से सोल्यूबल हो रहे हैं, कुछ पार्शियली सोल्यूबल हो रहे हैं, हमने उनका बेस बना दिया दो अलग, अकॉर्डिंग टू डिवाइड कर दिया हमने दो अलग अलग टाइप से, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस हमने उसको कह दिया जो सोल्यूबल हो रहे हैं अच्छे से, तो वो स्ट्रॉन्ग बेस है, बाकी जो पार्शियली हो रहे हैं उनको हमने वीक बेस में रखा। क्लियर है? चलो, इनसोल्यूबल बेस के अंदर आप देखेंगे कि अभी हमने देखा कि जेडेनो है, या फिर हम कहें एमजीओ है, ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे? ये आ जाएंगे आपके इनसोल्यूबल बेस के अंदर। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, फेरस हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, तो वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे? देखो, MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है, CuOH का होल ट्वाइस, ये आ जाएगा, FeOH का होल ट्वाइस, है ना, होल थ्राइस की ट्वाइस, FeOH का होल थ्राइस, है ना। तो इस तरीके से ये सारे के सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके इनसोल्यूबल बेस के। क्लियर है क्या? ठीक है, नोट करो। यहाँ क्यूप्रिक ये कॉपर हाइड्रोक्साइड हो रहा है, CuO भी हो सकता है यहाँ पर। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इनका ध्यान रखिए। इधर देखो, स्ट्रॉन्ग बेस में आपको ध्यान में रखना है NaOH और KOH को हम रख रहे, वीक बेस के अंदर हम NH4 CaOH का होल ट्वाइस इन सबको रख रहे। ठीक है, क्लियर है? बाकी K2O का थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि ये मेटल ऑक्साइड है, तो ये स्ट्रॉन्ग सॉरी सोल्यूबल में आएगा। बाकी देखो इधर जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, तो ये सारे के सारे किस में जा रहे हैं? इनसोल्यूबल में आ जा रहे हैं। तो K2O को उधर मत डाल देना, K2O को इधर रखना है। ठीक है, बाकी अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज ए पार्शियली सोल्यूबल, तो हम इसको बोल देंगे वीक बेस, तो ये वीक है। Na2O, देखो Na2O को उधर नहीं करना है, Na2O को भी इधर करना है। तो सोडियम एंड पोटेशियम, क्योंकि ये तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है ना, सोडियम एंड पोटेशियम दोनों हाईली रिएक्टेड मेटल हैं, पता है तुमको? हाईली रिएक्टेड है कि नहीं है सोडियम और पोटेशियम दोनों? हाँ, तो हाईली रिएक्टेड है, तो इनको हम रखेंगे सोल्यूबल में, कि जल्दी से रिएक्ट कर जाएगी और सोल्यूबल हो जाएगी। ठीक है, इतना हो गया है, हटाएं। चलो, हमने रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स जो अपने को एसिड के साथ में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब हम कर रहे थे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स पे डिपेंड करती है, उससे पता चलता है कि कौन किसको डिस्प्लेस करेगा। तो वो अभी थोड़ा सा मिस किया है हमने यहाँ से, उसको हम आगे कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक हेडिंग डालना, प्रिपरेशन ऑफ सोल्यूबल बेस। प्रिपरेशन ऑफ सोल्यूबल बेस। ठीक है, तो प्रिपरेशन कैसे करें? तो एसिड का अगर हम वाटर से रिएक्शन करवाते हैं, है ना, तो बेस बन जाएगा सोल्यूबल वाला। भाई एसिड जब वाटर से आराम से रिएक्ट कर जाता है, तो जो बेस बनेगा वो बेस कैसा बनेगा? वो बेस कैसा बनेगा? सोल्यूबल बेस बनेगा, है ना। तो हम एसिड का रिएक्शन करवा दें, एसिड प्लस वाटर, हम कहेंगे कि जो बेस बनेगा वो सोल्यूबल बेस बनेगा। ठीक है, सोल्यूबल बेस। तो एसिड का रिएक्शन अगर हम करवाने जाएं, तो मान लो हमने रिएक्शन करवा दिया हम रिएक्शन करवा रहे मान लो, सॉरी मेटल का वाटर के साथ, मेटल का वाटर के साथ में रिएक्शन करवाएंगे, है ना। मेटल का वाटर के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो वो सोल्यूबल बेस बनेगा। जैसे हमने Na का रिएक्शन करवा दिया वाटर के साथ में, तो वाटर मीन्स H2O। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? NaOH बन जाएगा। ठीक है, ये बन गया है आपका सोल्यूबल बेस। तो NaOH सोल्यूबल बेस था ना।
तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल रहा है बाहर, देखो ये ऐसे था ना OH, ठीक है, ये OH वाला पार्ट इसके साथ में अटैच हुआ तो NaOH बना, बट यहाँ एक हाइड्रोजन बचा ना, तो हाइड्रोजन गैस को हम बाहर कर देंगे, ठीक है। बट अपने को यहाँ तो मेन चीज ये समझनी है कि सोल्यूबल बेस के बारे में, तो हम केवल सोल्यूबल बेस बनाकर छोड़ेंगे तो भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इधर कितने 3 हाइड्रोजन हो रहे हैं, इधर 2 हो रहे हैं, ठीक है। अगर हाइड्रोजन देंगे तो फिर अपने को रिएक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करें, पहले सोडियम इधर 1 है, सोडियम इधर 1 है, फिर ऑक्सीजन इधर 1 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, ठीक है। हाइड्रोजन पे आ जाइए, इधर 2 हाइड्रोजन है, उधर 3 हाइड्रोजन है, तो क्या करें, इधर 2 करें तो इधर 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे, और उधर, और तो फिर ये करना पड़ेगा, इधर, हाँ इधर 2 किया और यहाँ भी 2 किया, तो मतलब 2 सोडियम, ये 2 सोडियम, सॉरी यहाँ नहीं होगा, यहाँ 2 होगा ना, तो यहाँ भी 2 करना पड़ेगा फिर, हाँ ठीक है, 2 सोडियम, इधर 2 सोडियम, ठीक है। यहाँ आ जाइए 2 ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, तो 2 and 2 4 हाइड्रोजन, तो इस तरीके से ये बैलेंस हो गए, ठीक है। तो प्रिपरेशन हो गया अपने पास में किसका, NaOH का, और NaOH का अभी हमने एग्जांपल देखा, NaOH कहाँ बन रहा था, सोल्यूबल बेस का एग्जांपल था, ठीक है। आप पोटेशियम के साथ में करवा लीजिए K प्लस H2O, तो बन गया क्या, KOH प्लस में H2 बाहर हुआ, फिर से 3 बन रहा है तो 2 इधर डालो, 2 इधर और 2 यहाँ, ये अपनी रिएक्शन बैलेंस्ड हो जाएगी, ठीक है। समझ में आएगा, 2 पोटेशियम है तो 2 पोटेशियम, इधर 2 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन है, 4 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन एंड 2 हाइड्रोजन इज 4 हाइड्रोजन। बना सकते हैं एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल बना लो, कैल्शियम का अगर हम वाटर के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। तो यहाँ पे बन रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा, तो 2 ऑक्सीजन है 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ से 4 हाइड्रोजन हो गए और 2 ऑक्सीजन हो गए, तो 2 ऑक्सीजन हो रहे 2, तो एक H2 बाहर कर दो, ठीक है, सही है। तो कैल्शियम, वो सही तो है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पर भी है, 2H2O, तो ये 2 तो सभी से मल्टीप्लाई होगा ना, तो 2 ऑक्सीजन है यहाँ पे, और यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन है, कैल्शियम 1 है तो कैल्शियम इधर भी 1 है, इधर 4 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन तो ये हो गए और 2 हाइड्रोजन ये हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। प्रिपरेशन हम करवा सकते हैं, है ना। और भी देखो, जो ये तो सारे के सारे कैसे हैं, सॉरी ये दोनों तो कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस हैं, क्योंकि अच्छे से सोल्यूबल हो जाएंगे, अच्छे से सोल्यूबल हो जाएंगे, ठीक है। बट ये तो हमने देखा था, ये एग्जांपल किसका था, वीक, वीक बेस का एग्जांपल था, तो एक और वीक बेस का हम एग्जांपल ले सकते हैं, NH3 प्लस H2O ले सकते हैं, जिसमें से बन जाएगा NH4OH, NH4OH बन रहा है। तो अभी हमने देखा ये भी एग्जांपल किसका था, वीक बेस का था। तो इस तरीके से हम प्रिपरेशन करवा सकते हैं कि आप मेटल्स ले लो, इस तरीके से आप अमोनिया का रिएक्शन भी वाटर से करवा के NH4OH मतलब वीक बेस आप जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सोल्यूबल बेस यहाँ पे हम इस तरीके से प्रिपेयर करें, हटाएं। अच्छा, ये जो रिएक्शन हो रहा है सबका सब, यहाँ जो वाटर हम यूज कर रहे हैं वो कोल्ड वाटर यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम वाटर कौन सा यूज कर रहे हैं, कोल्ड वाटर यूज कर रहे हैं। एक ठंडे पानी के साथ में भी ये सारे के सारे रिएक्शंस दे रहे हैं, बाकी इनसोल्यूबल होंगे ना, वो ठंडे पानी में रिएक्शन नहीं देंगे, तो वहां अपने को वाटर कैसे चाहिए, थोड़ा हॉट वाटर चाहिए, तो इसका मतलब वो इनसोल्यूबल है, तभी तो अपने को हॉट करना पड़ रहा है, ठीक है। इनसोल्यूबल के अंदर अब सोल्यूबल सोल्यूबल को भी करवा के हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। प्रिपरेशन के तो कई मेथड्स हैं, जैसे अभी इसमें सोल्यूबल सोल्यूबल लेकर हम, जैसे ये सोल्यूबल है तो सोल्यूबल सोल्यूबल लेकर 2 सोल्यूबल को लेके हम बना सकते हैं। प्रिपरेशन करने के बहुत मेथड मिल जाएंगे तुम्हें, ठीक है। और यहाँ ये सिंपली किस कौन से वाटर में हो रहे हैं, कोल्ड वाटर में हो रहे हैं। हॉट वाटर में अगर करवाएंगे तो वो उसमें ही चले जाएंगे, पर हॉट वाटर में ये हाईली रिएक्टिव होंगे, जल्दी से सोल्यूबल हो जाएंगे, है ना। ये नोट हुआ,
चले आगे, ठीक है, हटाओ। नेक्स्ट लिखो प्रिपरेशन ऑफ इनसोल्यूबल बेस। इनसोल्यूबल बेस कैसे बनाए? इनसोल्यूबल बेस बनाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? अपने को सोल्ट के साथ में बेस का रिएक्शन करवा दो तो बन जाएगा इनसोल्यूबल बेस। ठीक है, अब ये सॉल्ट कैसा होना चाहिए? ये सॉल्ट आपका सोल्यूबल सॉल्ट होना चाहिए। ये बेस कैसा होना चाहिए? ये सोल्यूबल बेस होना चाहिए। ठीक है, तो सोल्यूबल सोल्ट का रिएक्शन हम करवा रहे हैं सोल्यूबल बेस के साथ में, तो इनसोल्यूबल बेस फॉर्म हो रहा। ठीक है, इनसोल्यूबल बेस फॉर्म हो जाएगा। जैसे मान लो सोल्यूबल हम बेस लें ZnNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, और इसके साथ में अगर हम एक सोल्यूबल बेस लें, जैसे अभी सोल्यूबल बेस हमने देखा NaOH। ठीक है, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में रिएक्शन कराएं या सोल्यूबल बेस के साथ में हम इसको रिएक्शन करवाने जाएंगे तो इनसोल्यूबल बेस बन जाएगा। इनसोल्यूबल बेस बनने का मतलब है जिंक हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। जिंक हाइड्रोक्साइड बनेगा, OH चला जाएगा इसके साथ में, जिंक ये बना हाइड्रोक्साइड और ये बन गया NaNO3। तो यहाँ पे देखो ये बना NaNO3। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हैं कि NO3 के 2 मॉलिक्यूल हैं, यहाँ NO3 का एक ही मॉलिक्यूल है, ये देखो, तो मैं यहाँ 2 लगा दूंगा। यहाँ पे जैसे ही मैंने 2 लगाया तो सोडियम यहाँ पे डबल हो गया, यहाँ सोडियम सिंगल ही है तो मुझे 2 यहाँ लगाना पड़ेगा। अब देखो जिंक यहाँ सिंगल है तो जिंक इधर भी सिंगल है। यहाँ हमने देखा कि NO3 के 2 मॉलिक्यूल है, या आप एक एक चेक कर सकते हैं कि ऑक्सीजन कितने 6। ठीक है, 6 और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है तो 8 ऑक्सीजन है टोटल इस साइड में। इस साइड में देखो टू ऑक्सीजन एंड 3 इंटू 2 6 ऑक्सीजन, तो 8 ऑक्सीजन कंप्लीट है। यहाँ से नाइट्रोजन पकड़ लीजिए, नाइट्रोजन यहाँ से कितने हैं? 2 नाइट्रोजन है इस साइड में, और कहीं नाइट्रोजन नहीं है, 2 नाइट्रोजन है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है? 2 नाइट्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का कितने हैं? 2, इधर भी हाइड्रोजन कितने हैं? 2। रिएक्शन इज बैलेंस्ड। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो बेस बना जिंक हाइड्रोक्साइड, अभी हमने देखा ना उधर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो पार्शियली सोल्यूबल में आ रहा था इधर ही अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, बट इनसोल्यूबल के अंदर हमने देखा ना जिंक हाइड्रोक्साइड, या फिर हमने देखा फेरस हाइड्रोक्साइड, तो ये सारे के सारे इनसोल्यूबल में आते हैं। तो ये इनसोल्यूबल को इनसोल्यूबल बेस, ठीक है, इस तरीके से हम इनसोल्यूबल बेस बना सकते हैं। ठीक है, इनसोल्यूबल बेस के लिए कंडीशन क्या रहेगी? आप सोल्यूबल सॉल्ट ले लीजिए और उसके साथ में सोल्यूबल कोई बेस ले लीजिए। सोल्यूबल बेस लेने का मतलब है आप एक स्ट्रॉन्ग बेस ले लीजिए। ठीक है, सोल्यूबल बेस को ही हमने स्ट्रॉन्ग बेस कहा था, है ना, तो वो ले लीजिए इसके साथ में और रिएक्शन करवा दीजिए इसके साथ में, तो अपने पास में इनसोल्यूबल बेस बन जाएगा। क्लियर है? चलो हटाएं, ये हो गया ना नोट डाउन। अब बेस अपना यहां से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, बेस की कुछ प्रॉपर्टीज बचती है जो इंडिकेटर के थ्रू हम देख लेते हैं कि बेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज है ना, तो हम लिख देते हैं इंडिकेटर ऑफ बेस। इंडिकेटर ऑफ बेस क्या क्या हो सकते हैं? तो पहला तो हमने बात किया था लिटमस पेपर। ठीक है, सेकंड हमने किसकी बात कर ली थी? लिटमस के बाद में फिनोप्थेलिन की बात की हमने, फिनोप्थेलिन। थर्ड कौन सा था? थर्ड मिथाइल ऑरेंज। और क्या था? ये स्केल था, फिफ्थ भी था क्या? यूनिवर्सल। ठीक है, इस तरीके से। तो लिटमस में अपने को पता है कि एसिड डेंजर था, कोरोजिव नेचर था, तो वो रेड कन्वर्ट कर रहा था।
तो ये किसको कैसा कन्वर्ट कर देगा, ब्लू कन्वर्ट कर देगा। तो किसको करेगा, रेड को ब्लू कर देगा। ठीक है, रेड टू क्या कर देगा, ब्लू कर देगा। अब फिनोप्थेलिन को एसिड क्या कर रहा था, फिनोप्थेलिन को कलरलेस था यहां पर, बट एसिड क्या करेगा, इसको पिंक कर देगा। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज एसिड क्या कर रहा था, मिथाइल ऑरेंज के साथ में क्या इंडिकेट कर रहा था, रेड कर रहा था, बट यहाँ पे मिथाइल ऑरेंज को ये कैसा कर देगा, येलो कर देगा। ठीक है, पीएच स्केल हमें पता है कि क्या हो जाएगी, 7 से ज्यादा हो जाएगी। तो हम कहेंगे पीएच स्केल ग्रेटर देन 7। ठीक है, यूनिवर्सल की बात करेंगे तो वो तो रेड की तरफ जा रहा था, तो वीप की ओर ध्यान में रखें। ठीक है, तो जी तो ये न्यूट्रल, इधर गए तो एसिड बढ़ेगा और इधर आए तो बेस बढ़ेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे हम वॉलेट साइड में आएंगे तो इधर बेस की जो क्या कहेंगे स्केल बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से अपने पास में इंडिकेटर है। अब अपने को प्रॉपर्टीज पूछ ली गई कि आप बता दीजिए कि एसिड एंड बेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो हम हाँ यहाँ से हम बना सकते हैं, इधर एसिड बना दो, इधर बेस बना दो। फिर एसिड का लिटमस के साथ में करवा दो तो हम कह देंगे रेड, फिनोप्थेलिन के साथ में करवाएंगे तो हम कहते हैं कलरलेस, मिथाइल ऑरेंज के साथ में करवाएंगे तो कैसा बनेगा, रेड। पीएच स्केल कितनी हो जाएगी, लेस देन 7। और यूनिवर्सल जो होगा वो जी से हम आर की तरफ जाएंगे, रेड की तरफ, तो वो एसिड बन जाएगा। एसिड की प्रॉपर्टीज हो जाएगी, बता देंगे टेस्ट में कैसा है, बता सकते हैं। अपने को 5 से 7 टाइप के अपने को क्या मिल रहे हैं यहाँ पे, उसके प्रॉपर्टीज मिल रहे हैं। इसी तरीके से बेस का बनाएंगे तो लिटमस के साथ में रेड टू ब्लू करेगा, फिनोप्थेलिन के साथ में पिंक करेगा, बट एसिड यहाँ पे कलरलेस था। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज की बात करेंगे तो वो एसिड इसको रेड कर रहा था, बट बेस इसको क्या करेगा, येलो करेगा। पीएच स्केल कितना, इसका ग्रेटर देन 7 है, तो एसिड का कितना था, लेस देन 7। यूनिवर्सल की बात करेंगे तो यहाँ से वीप की ओर करने से लेके जी से हम वापस पीछे की तरफ आए, जितना पीछे की आएंगे उतना उतना बेस का क्या बोलेंगे, जितनी जी उसका बेस बढ़ता जाएगा। इस तरीके से बेस स्केल बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से अपने पास में प्रॉपर्टीज हो जाएगी पूरी। क्लियर है, हटाए, जी इज ए न्यूट्रल, जी इज ए न्यूट्रल। तो ये तो वो 7 वाली वैल्यू है ना, जैसे पीएच स्केल में 7 न्यूट्रल होता है उस तरीके से ये 7 वाली वैल्यू है। 7 से जैसे हम आगे जा रहे हैं, मतलब रेड की तरफ जा रहे हैं तो एसिड बढ़ेगा, और 7 से कम की ओर पीछे की ओर आ रहे हैं तो बेस बढ़ेगा। क्लियर है, चलो हो गया है इतना। अब अपना स्टार्ट हो जाता है सॉल्ट। क्या करें, बहुत है क्या आज के लिए, कल देख लें क्या सॉल्ट। ठीक है फिर, ठीक है, हाँ एग्जिट हो जाओ।